नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत का दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीडीएस जनरल विपिन रावत की बेटियों ने उनको मुखाग्नि दी, तो वहीं सीडीएस जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी भी दी गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार की 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस जज्बे की जो उन दोनों बेटियों ने दिखाई और अपने माता पिता को मुखाग्नि उन्होंने दी। अगली तस्वीर जहां पर सेना के सर्वोच्च सम्मान 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार की उनकी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इसी के साथ अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सीडीएस विपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी और उनकी पत्नी की मौत की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूरा परिवार स्तब्ध हो गया। इसके बाद आज का दिन बेहद दुखदाई रहा, जहां पर सुबह से लेकर लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सभी के जहन में छप चुकी हैं। तमाम डिग्नेटरीज इस दौरान बरार स्क्वायर पहुंचे। तमाम केंद्रीय मंत्री, सेना के अधिकारी, उनके परिवार के लोग और सभी ने नम आंखों से उनको पुष्प अर्पित कर आखिरी विदाई दी। इन सबके बीच उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि देकर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया और अब पंचतत्व में उनका पार्थिव देह विलीन हो चुका है। तो वहीं सेना की 2 धुनों के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई और 17 तोपों की सलामी दी गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा भी तमाम गणमान्य वहां पर पहुंचे और सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर एलएस लिट्टर को दिल्ली पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने इस दौरान सीडीएस के परिवार और ब्रिगेडियर के परिवार के प्रति दुख भी जाहिर किया। अब आपको शहीदों को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीडीएस विपिन रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन किया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने नम आंखों से उनको नमन किया। तो वहीं अगली तस्वीर ब्रिगेडियर एलएस लिट्टर को श्रद्धांजलि देते वक्त की है। वहां भी पहुंचे मुख्यमंत्री, पुष्प अर्पित कर उन्होंने ब्रिगेडियर लिट्टर को श्रद्धांजलि दी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने वेस्ट टू प्लांट का शिलान्यास किया, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद से एकत्रित वाले कूड़े से इस प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। इको ग्रीन एनर्जी और नगर निगम इस प्लांट को संचालित करेगा। इस प्लांट में 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार की जाएगी। साथ ही बिजली उत्पादन के बाद वेस्ट से खाद बनेगा। तो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट हमारा सोनीपत में 10 मेगावाट का लगाया गया। सफलतापूर्वक कई महीनों से वो चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी हालांकि 2017 में इसका टेंडर किया था, ये चालू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन कुछ कठिनाइयां आई नहीं। और कठिनाइयां जो विशेष कठिनाई थी, जो जगह हमारे पास उपलब्ध थी बंदवाड़ी में, वहां पर लगातार कचरे को इकट्ठा करते चले गए। सारी जमीन पर कचरा ढेर लग गया, लेकिन जितनी जगह इनको प्लांट लगाने के लिए चाहिए थी वो उपलब्ध कराने के लिए एमसीजी ने 10 एकड़ की जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। बाद में उसके लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से टेंडर किया, तब जाकर आज हमको 10 एकड़ तो अभी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन 6-7 एकड़ खाली हो गई है, जिसमें से कंपनी ने कहा कि अब उसको किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, इस प्रोसेस पर हम गए और कई चीजें उसमें से बनने लगी। बिजली उसमें से एक है। 2 साल के अंदर उस का बिजली का उत्पादन करने के लिए वो प्लांट चालू हो जाए। अब प्रतिदिन 6 लाख यूनिट बिजली बनेगी। 15 मेगावाट का यूनिट लगाया गया है, जिसमें लगभग 1100 टन प्रतिदिन ये कचरा दोनों शहरों का
फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों का है। 2000 से 2200 टन। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कूड़े से यहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, एनर्जी उधर से बनेगी, बिजली बनेगी और आम जनमानस को यहां से फायदा पहुंचाने को लेकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। तो इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का क्या कुछ कहना है, आपका वो भी सुनवाते हैं। कूड़े से बिजली बनाने के कुछ साल पहले मुबारक दिन जब था जब एमसीडी बनाई गई, बड़ी मशक्कत के साथ बनी थी। उस समय की सरकार ये नहीं चाहती थी कि गुरुग्राम से जो पैसा मिलता है उसका निर्णय कैसे खर्च हो, इस्तेमाल किस तरह से हो, वो गुरुग्राम से ही किया जाए, ये उनको मंजूर नहीं था। और हालांकि मैं कांग्रेस के अंदर उस टाइम था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद यहां पर कॉर्पोरेशन के बाबत ये फैसला लिया गया कि कॉर्पोरेशन तो रहेगी लेकिन GMDA बनाई जाएगी साथ से। तो वहीं गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की 9वीं बैठक हुई और बैठक में 32 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ विकास कार्यों को किस तरीके से तेजी से लाए जाए, इस पर भी मंथन किया गया। ग्रुप नाम के सेक्टर 102 से लेकर 110 सेक्टर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही इस पानी की सप्लाई को लेकर चंदू बुडेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सेक्टर 58 को लेकर सेक्टर 115 तक पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके और किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए भी इसमें निर्णय लिया गया है। तो वहीं इसमें 28 गांव भी शामिल रहेंगे। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक में तमाम अधिकारियों को भी आदेश दिए गए। तो वो इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा स्थानीय विधायक और नगर निगम मेयर भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर अपने सुझाव रखे। इसी कड़ी में सिकंदरपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। तो वहीं शहर में मिनी बस चलाने की योजना को भी अमली जामा जल्द पहनाया जाएगा। गुरुग्राम में प्राइवेट बिल्डर सोसाइटी में लगातार बिजली की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि करीब 13 ऐसी सोसाइटीज हैं जो फिलहाल बिजली की समस्या से जूझ रही हैं और वहां पर जनरेटर को मार्फत लाइट भी की जा रही है, जिससे कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द ही 13 सोसाइटीज में बिजली विभाग की तरफ से बिजली दी जाएगी। GMDA की 9th मीटिंग हुई थी और थोड़ा जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण से इसमें विलम्ब हुआ। आज एजेंडा जो भी डिस्कस किया गया, सबसे पहले तो मीटिंग शुरू होने से पहले जो बहुत एक दुखद घटना हुई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, उनके साथ 12 लोग और भी थे, तो उनकी वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बाद में विधिवत एजेंडा स्टार्ट किया गया। पहला एक उद्घाटन किया है जो नए सेक्टर्स हैं 110 तक, कहाँ से 102 से 110 तक पानी की सप्लाई के लिए एक वाटर चैनल जो बनाया गया है, उसका आज उद्घाटन किया है ताकि उस क्षेत्र के अंदर सुचारू रूप से निर्विघ्न पानी की सप्लाई वो हो सके। एजेंडाज में तो आइटम कोई लगभग 17 तो नए थे और पिछले आइटम भी लगभग ऐसे ही 15-16 वो थे, तो 32-33 आइटम विचार हुआ है। आज हम GMDA ने तय किया है कि जगह जगह पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए 24/7
ये पानी की सप्लाई दोनों प्रकार की, स्वच्छ पानी पीने के लिए और फिर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको प्रोसेस करके उसको भी जो उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे ट्रीटेड वाटर के माध्यम से वो सारे उपयोग किए जाए, बागवानी के लिए किया जाए, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाए और जो पानी बचता है उसको ग्रामीण क्षेत्र में ले जाकर के इरिगेशन के लिए उसका यूज किया जाए। तो ऐसे ट्रीटेड वाटर का उपयोग ये भी मिलेगा आपको, पूरा पानी जितना चाहिए उतना मिलेगा। अभी तक जितना पानी हमारा वेस्ट वाटर निकलता है उसका 52% इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आज जो योजना बनाई गई है 52 की जगह 74% पानी जो भी हमारा ट्रीटेड वाटर होगा उसका उपयोग करेंगे। ऐसे अगले 6 महीने की योजना हमने बनाई है। पावर, बिजली 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसके लिए गुरुग्राम को हमने बहुत पहले चयनित किया था। इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। एक अप्लाई कुछ 16 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनकी कॉलोनीज में 94 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां पर बिजली पूरी नहीं दे पा रहे थे। उनके साथ विवाद हो गया था। विवाद क्या कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा वो डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराते थे और उसके कारण से वो सप्लाई बंद थी। बहुत लोगों ने अपने जनसेट लगा रखे थे, लेकिन उस पर निर्णय लिया हमने कि 16 में से 3 बिल्डर्स ने तो अपने प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं। 13 ऐसे हैं जिनके जो भी वहां बाशिंदे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन सबको 21 दिसंबर से उनको कनेक्शन देने हम शुरू कर देंगे। अंदर शहर के अंदर मेन रेलवे स्टेशन से जोड़ते हुए और उसका एक राउंड मेट्रो का जो द्वारका के मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ेगी, हुड्डा सिटी सेंटर को भी जोड़ेगी और हमारा जो रेलवे स्टेशन है ये भी जोड़ेगा। बाजार और सेक्टर अधिकतम उसमें जुड़ेंगे। ऐसी एक योजना मेट्रो की ये हो चुकी है कंप्लीट। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से सब औपचारिकता पूरी कर दी है कि अब केंद्र से परमिशन आनी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो परमिशन आएगी और एक बहुत बड़ा गिफ्ट गुरुग्राम के लोगों को मिलेगा। तो वहीं खुले में नमाज को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि खुले में नमाज नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा पद्धति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें। खुले में नमाज पढ़ करके और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती। सिवानी मंडी में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अंत्योदय योजना के तहत शिविर का उद्घाटन किया और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के गरीब तबके को अंत्योदय योजना के माध्यम से हर प्रकार की सुविधा देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके आमदनी को बढ़ाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कैंप पूरे प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं ताकि गरीब परिवार को लाभ मिल सके। सिवानी ब्लॉक में 1074 लोगों की पहचान हुई है और इन परिवारों को अंत्योदय शिविर के माध्यम से आय बढ़ाने व आत्मनिर्भर आने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ जिला उपायुक्त सहित अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे। 18 और 19 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा में कुल 1,87,951 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। कुल 291 परीक्षा केंद्रों पर एचटेट की परीक्षा आयोजित होगी। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह से बात की हमारे सहयोगी रवि जांगना ने। हरियाणा में अध्यापक लगने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा की जरूरत होती है और उसकी तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार जो है जागरूक भी रहते हैं, इंतजार भी करते हैं इस बात का।
अब वो घड़ी आ गई है जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस वर्ष की यानी वर्ष 2021 की एस्टेट हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा ले रहा है। 18-19 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 लेवल की परीक्षा। अगर पहले दिन की बात करें पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा, दूसरे दिन की अगर बात करें पीजीटी लेवल 2 व 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। किस तरह का मजमून है और किस तरह से परीक्षा का खाका तैयार किया गया है, विद्यार्थी कितने इस परीक्षा में भाग लेंगे, कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, किस तरह की स्ट्रेटेजी बोर्ड की है, बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल सर यही कि किस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी, कितने परीक्षार्थी, कितने परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए? रवि जी नमस्कार जी। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट 2021 की परीक्षा 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को आयोजित कर रहा है, जिसमें 1,87,951 अभ्यर्थी इस परीक्षा देने के लिए हमारे अप्लाई किया है, जिसमें से महिला अभ्यर्थी हैं 1,29,560 और पुरुष अभ्यर्थी हैं 58,391, यानी कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 बार एग्जाम हो चुका है, तीसरी बार जिला केंद्र पर ही हो रहा है, ताकि महिला अभ्यर्थियों की इस प्रकार की दिक्कत ना आए। अपने ही जिला केंद्र पर ये परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए केंद्रों की बात करें अलग अलग अगर सिलसिलेवार तरीके से सर, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? रविवार को पीजीटी की परीक्षा है 3 बजे से 5:30 बजे तक के लिए। शनिवार सायंकाल में 3 से 5:30 की परीक्षा होगी। पीजीटी लेवल 3 जिसको बोलते हैं उसकी परीक्षा होगी, जिसमें 70,733 अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई किया है। 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे जिले पर, पूरे हरियाणा प्रांत में। और रविवार को पीजीटी लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें टीजीटी के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और 267 परीक्षा केंद्र उनके लिए बनाए गए हैं। 77,510 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। वीर सिंह जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,87,951 परीक्षार्थी इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अगर 18 तारीख की बात करें, 18 तारीख को जो परीक्षा है उस परीक्षा में कहीं ना कहीं 244 परीक्षा केंद्रों पर अगर बात की जाए 17,733 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, यानी पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक की। इसके बाद अगर दूसरे दिन की बात करें टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 267 परीक्षा केंद्रों पर अगर मैं परीक्षार्थियों की बात करूं 77,510 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हालांकि लेवल 1 की बात करें यानी पीआरटी यानी जेबीटी की बात करें, उसके लिए सायंकाल को परीक्षा आयोजित की जाएगी 19 तारीख को रविवार के दिन 3 बजे से 5:30 बजे तक। और इस परीक्षा के लिए 140 माफ कीजिएगा परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। 39,708 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और मजेदार बात यह है कि इस बार परीक्षा में 1,87,951 में 1,29,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। जाहिर तौर पर यह परीक्षा न केवल विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की है, उन भावी अध्यापकों की है, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा में अध्यापक लगने के लिए अध्यापक पात्रता बहरीन में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में गोला चीका की बेटी माफी ने देश के साथ हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोला की छात्रा माफी ने बहरीन में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में सिल्वर पदक मेडल जीता है। रहेड़ा गांव की रहने वाली माफी पिछले 4 सालों से एथलेटिक्स कोच सतनाम सिंह के पास अभ्यास कर रही थी। माफी एक पैरा एथलीट हैं। बचपन में जब वह 5 साल की थी तो माफी का एक हाथ मशीन में आकर कट गया था। बावजूद इसके माफी ने हार नहीं मानी और इस कामयाबी तक वो पहुंची हैं। थी 2 से 6 तारीख तक और मैं दिलाया। किस स्कूल में आप पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुला स्कूल में पढ़ती हूँ। तो आपके कोच कौन है, कहाँ से आपने ये अभ्यास किया? ये मेरे कोच सतनाम सिंह। इससे पहले भी आपने पदक जीते हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं? मेरे नेशनल मेडल हैं सिल्वर 2। तो अगला क्या सपना है आपका? आगे टारगेट है मेरा ओलंपिक में मेडल लेके आना, गोल्ड। तो आप इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपने सतनाम सर को और मम्मी और स्कूल वाले टीचरों को। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, माफी जो कि एक पैरा एथलीट है, माफी ने पैरा यूथ एशियन गेम जो कि बहरीन के अंदर 2 से 6 दिसंबर तक
आयोजित हुई हैं उसमें सिल्वर पदक जीता है। माफ़ी 400 मीटर की खिलाड़ी है। माफ़ी के इस पदक के साथ माफ़ी ने जो एशियन गेम है वो भी क्वालिफाई किया है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बच्ची ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला की बच्ची ने सिल्वर मैडल जीत्या और साडी पहला बहुत लंबे समय तो मंग रही सी कि आ स्कूल के बच्चे दूर दूर जाके प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल पूरे गुले ब्लॉक का सब तो बड़ा स्कूल है, लेकिन ये कोले खेल ग्राउंड नहीं है। पिछले विधायक साहब को भी असी मंग करते रहे हैं, हुण वाले भी करते हैं कि आ पूरे पिंड वालों मंग है कि जो नेड़े हॉस्पिटल खाली पे है उत्थे ग्राउंड बनाया जाए ताकि बच्चों को प्रैक्टिस लिए दूर दूर ना जाना पड़े। और इत्थे के बच्चे करीम बच्चे है, बहुत मेहनती बच्चे हैं और इस इलाके के सब तो वध बच्चे जोड़े साढ़े फौज और पुलिस भी जाते हैं, उन्होंने देश की सेवावां दे विच बहुत बड़ा योगदान है। सो मैं अज ये मंग करदा, रिक्वेस्ट करदा सरकार नूं कि गुले स्कूल के लिए ग्राउंड का प्रबंध किया जाए ताकि बहुत सारिया माफियां इत्थे तैयार हो सकन, माफी वर्गे बच्चे होर देश का नाम ऊंचा कर सकन। धन्यवाद। जय। इसी के साथ फिलहाल के लिए हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।